नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सबसे पहले बात मंडी में महाभारत की। जमकर लाठियां चली हैं, डंडे बरसाए गए हैं, पत्थर बरसाए गए हैं। कुछ लोगों ने एक युवक पर हमला किया। तस्वीरें देखिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। दर्जन भर लोग एक युवक पर डंडों से हमला कर रहे हैं, पत्थरों से मारने की कोशिश कर रहे हैं। हमले का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बता दें, यह घटना श्री गंगानगर के हनुमानगढ़ मार्ग स्थित उद्योग विहार के पास नई धान मंडी की है। हालांकि वायरल हो रहे इस वीडियो में पीड़ित युवक के बयान के आधार पर सदर थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया है और उनकी तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है पीड़ित युवक बंटी का हमलावर युवकों से पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था और यह विवाद इतना बढ़ा कि दूसरे पक्ष ने पीड़ित युवक बंटी पर अपने साथियों के साथ हमला कर दिया। लाठियों से मारा, डंडों से पीटा, पत्थरों से हमला किया, जानलेवा हमला। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी अशोक शर्मा से। अशोक, जो मामला दर्ज करवाया गया है उसके आधार पर प्रारंभिक तौर पर इस मंडी में चल रही महाभारत के पीछे की कहानी क्या है? देखिए, प्रारंभिक तौर पर जो जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि दोनों ही पक्षों के बीच में पैसे के लेन देन को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था और ये विवाद इस हद तक बढ़ गया कि पीड़ित युवक बंटी के ऊपर दूसरे पक्ष के द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर जो कम से कम 1 दर्जन युवक हैं, उन्होंने उसके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। और हमला इस हद तक भयानक और ताबड़तोड़ था कि इसमें युवक की जान भी जा सकती थी और निश्चित रूप से जो पीड़ित युवक है काफी गंभीर रूप से घायल भी हो गया है और उसका फिलहाल श्री गंगानगर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इलाज जारी है। लेकिन चूंकि वो सीरियसली इंजर्ड है तो इसके पर्चा बयान के आधार पर सदर थाना पुलिस ने नामजद केस दर्ज कर लिया है और जो हमलावर युवक हैं उनकी तलाश जारी है। लेकिन फिलहाल अभी पुलिस के हाथ खाली है, कोई भी हमलावर युवक अभी भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। लेकिन एक छोटा सा विवाद, जो आपसी विवाद था पैसे के लेन देन को लेकर, और इस हद तक जा पहुंचना कि एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के ऊपर इस तरह से जानलेवा हमला कर देना, ये पिक्चरें अपने आप में बताती हैं कि किस हद तक ये विवाद पहुंच गया था। और लगभग जब पीड़ित पक्ष को उन्होंने समझा कि ये लगभग मर चुका है, तब जाकर उसको छोड़ा गया। और इस दौरान जो चूंकि ये इस तरह से भयानक हमला किया गया, मंडी परिसर में एक तरह से दहशत का माहौल बन गया। जी स्वप्निल जी। तो दूसरे लोग भी जो है वो मंडी से ही जुड़े हैं किसी न किसी तरीके से? बिल्कुल, मंडी से ही जुड़े हुए हैं। एक्चुअल में ये जो पीड़ित युवक है बंटी, ये इसकी मीरा चौक स्थित कोई दुकान है और वहां पर कुछ दिनों पूर्व ये धान मंडी के दौरान वहां मजदूरी का कार्य करता था और मजदूरी के कार्य करने के दौरान जो मजदूरी का जो हिस्सा था, पैसा का जो बंटवारा था, उसको लेकर ये विवाद चल रहा था। ये मंडी में काम करने वाले युवक ही हैं, मजदूर हैं और दोनों ही पक्ष एक दूसरे से आपस में परिचित भी हैं और ये विवाद को लेकर ये पूरा फसाद हुआ। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर पाली से। यहां पुलिस के साथ अभद्रता का एक वीडियो वायरल है। मामला चैतारण थाना क्षेत्र के आगेवा गांव का है। गांव वालों के बीच झगड़ा हुआ था जिसके संबंध में पुलिस कार्रवाई करने पहुंची, लेकिन गांव वालों ने पुलिस के साथ हाथापाई की। इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आप देख सकते हैं किस तरह गांव वाले पुलिस वालों के साथ मारपीट करते दिख रहे हैं। पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन शुरू किया और गांव के लोगों के खिलाफ राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने और मारपीट का केस दर्ज किया। भीलवाड़ा शहर में दिन दहाड़े लूट की वारदात हुई। लूट प्रॉपर्टी डीलर के साथ हुई। प्रॉपर्टी डीलर समेत 4 लोगों पर बदमाशों ने जानलेवा हमला किया। 18 लाख लूटे, फरार हो गए। 4 लोगों के घायल होने की खबर है जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जो भी बातें हैं वो सभी काउंट कर रहे हैं हम लोग और हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। ऐसा बताया जा रहा है कि ये अभी 18 लाख की जो लूट की बात सामने आ रही है। कैजुअलिटी नहीं है, पूरी नहीं होगी। इंजर्ड है 4 लोग इंजर्ड। बात नागौर की, जहां लगातार चोरों का आतंक दिख रहा है। आज भी चोरी की घटना सामने आई। सीसीटीवी में भी ये वारदात कैद हुई। आप देख सकते हैं कैसे कचरा बीनने वाली महिलाएं पानी के मीटर चुरा रही हैं। इन महिलाओं ने सुबह 5 बजे मीटर चुरा लिए। नागौर शहर में ऐसी कई वारदातें हो चुकी हैं। मीटर चुराने की घटना को लेकर कोई खुलासा भी अब तक नहीं हुआ है, लेकिन आज की घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को ये सीसीटीवी फुटेजेस दिए हैं।
बात शहर पानी के लिए जंग की। कोटा में शहर के विज्ञान नगर क्षेत्र के पार्षद और स्थानीय लोगों ने आज जलदाय विभाग के ऑफिस पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और पेयजल की किल्लत को दुरुस्त करने की मांग की। झुंझुनू के चिड़ावा शहर में वार्ड 12, 13, 16, 17, 26, 28 और 31 समेत अन्य इलाकों में पानी की समस्या बढ़ी है, जिसे लेकर वार्ड पार्षद और बीजेपी नेता समाधान की मांग को लेकर जलदाय विभाग पहुंचे और समस्याएं बताई। इधर अलवर शहर के अखेपुरा और लालखान मोहल्ले में पिछले 2 साल से पानी की समस्या से परेशान स्थानीय महिलाएं आज जलदाय कार्यालय पहुंची और अधिकारियों को समस्याएं गिनवाई। तो भीषण गर्मी के बीच अलवर में लोग पीने की पानी की किल्लत से परेशान हैं। लालखान मोहल्ले में पिछले 2 साल से पानी की समस्या है। स्थानीय महिलाएं जलदाय कार्यालय पहुंची और अधिकारियों को समस्याएं बताई। स्थानीय लोगों का कहना है इससे पहले भी समस्याएं बताई, लेकिन कभी कोई समाधान नहीं हुआ। कहाँ से भर के लाते हैं आप? हम बोरिंग पे जाते, कोई भरने नहीं देता हमको पानी। अच्छा। पार्षद भी नहीं भरने देते, भगा देता है। हमारे माँ का उधर को है ना, तो हमारा कोई बोरिंग, हमारा कोई बोरिंग है। कितनी बार आए हैं आप यहाँ जलदाय? अभी आवे को तम घने पे आगे कोई हमारी सुनता ही नहीं है। पानी की समस्या है। कितने दिन से आ रही है? करीब 2 साल होगी। तो कैसे पानी नहीं आ रहा? क्या पानी नहीं आ रहा? तो कहाँ से भर के ला रहे हैं आप लोग? बोरिंगन पे जाते बहुत बहुत दूर, वहाँ भीड़ पड़ती है। एक बाल्टी को हमको 2-2, 3-3 घंटे खड़े हो जाते। कोटा में चंबल किनारे बसे लोगों को भीषण गर्मी के बीच पीने के पानी की भारी किल्लत है। स्थानीय लोगों ने जलदाय विभाग के ऑफिस पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया। वार्ड नंबर 56 के पार्षद विवेक मित्तल की अगुवाई में लोगों ने आरोप लगाया कि बीते कई महीनों से पेयजल की नई लाइन डालने को लेकर आदेश हुआ है, लेकिन अभी तक नई पाइपलाइन बिछाई नहीं गई। पुरानी पाइपलाइन कई जगह से क्षतिग्रस्त है और ऐसे में पेयजल की समस्या सामने खड़ी है। हमारी मांगे पानी दो, पानी दो, पानी दो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे कह दिया 15-20 दिन के अंदर काम चालू हो जाए। मैंने सब जनता को कह दिया 15-20 दिन में काम चालू होगा, लेकिन आज बड़ा घोर लापरवाही के हैं या यूं कहें कि इनकी इतनी गहरी चिंता ही नहीं हो किसी प्रकार की कि आज 6 महीने हो गए, लेकिन आज तक जून का महीना चल रहा है, मई निकल गया, अप्रैल निकल गया। इस कोरोना काल के अंदर जनता त्रस्त है, परेशान है, पानी नहीं है, मध्यम परिवार है, गरीब परिवार अभी क्या दिक्कत आ रही है? बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। पानी की एक एक बूंद नहीं आ रही, बूंद के लिए तरस रहा है और ये लोग मस्त होकर बैठे हुए हैं। बात करते हैं सोशल मीडिया के जरिए होने वाले क्राइम की, जिसे रोकने के लिए चित्तौड़गढ़ की कपासन पुलिस ने खास मुहिम की शुरुआत की है। अब स्वच्छ होगा सोशल मीडिया, नहीं बख्शे जाएंगे साइबर अपराधी। चित्तौड़गढ़ पुलिस की अनूठी पहल, सोशल मीडिया पर नहीं फैलेगा जहर। साइबर क्राइम के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे और ना ही थम रहे हैं बेखौफ साइबर अपराधी। किसी के सोशल मीडिया अकाउंट को हैक कर लेना, गलत पोस्ट करना, अफवाहें फैलाना, खातों से पैसे निकाल लेना या फिर ब्लैकमेल करना आजकल आम हो चला है। लेकिन खास बात यह है कि चित्तौड़गढ़ की कपासन पुलिस ने अब इनसे निपटने के लिए पूरी तरह कमर कस ली है। हमने एक टेलीग्राम पे एक साइट बनाई है स्वच्छ सोशल मीडिया। उसके अंदर हम युवाओं को सोशल मीडिया एम्पावर के बारे में भी बताएंगे कि हम उनका इस्तेमाल कैसे करें और किस तरह से स्वच्छ सोशल मीडिया की जो नीति वो अपनाएं और किसी दूसरे को अहित नहीं हो, इस तरह से उसका उपयोग करें। कई बार सामाजिक सद्भावना बिगड़े उसके इस तरह के मैसेज भी कर लेते हैं। कई बार जो बैंक फ्रॉड और इस तरह के जो करते हैं, बैंक से खाते में से पैसे निकाल देते हैं, तो इन सब चीज़ों में जो भी साइबर अपराध हो रहे हैं, साइबर बुलिंग हो रहा है, कोई फेक आईडी बना रहा है, कोई किसी के अकाउंट का गलत इस्तेमाल करके पैसा मांग रहा है, उन सब चीज़ों के लिए हमने टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया। थानाधिकारी हिमांशु सिंह ने निजी संस्था सोशल युग के साथ मिलकर स्वच्छ सोशल मीडिया नाम से टेलीग्राम पर एक स्पेशल ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप में लोग अपनी मर्जी से जुड़ सकते हैं और ठगी या दूसरे साइबर क्राइम की जानकारी दे सकते हैं। इस ग्रुप में आने वाली शिकायतों को दूर करने के लिए कपासन पुलिस IT एक्सपर्ट्स की मदद लेगी और अपराधियों को पकड़ने का काम करेगी।
न्यूज 18 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से सुभाष वैरागी की रिपोर्ट। लापरवाह ब्यूरोक्रेट्स और प्रशासनिक मशीनरी पर शिकंजा कैसे कसा जाए, क्योंकि सामाजिक जवाबदेही बिल पिछले 2.5 साल से अटका है। चलिए देखते हैं आखिर दिक्कत कहां आ रही है। जब अपना घोषणा पत्र लॉन्च किया तो उसमें जवाबदेही कानून लाने का वादा किया गया। कांग्रेस की सरकार बनी और इस वादे पर काम भी शुरू हुआ। गहलोत सरकार ने रिटायर्ड आईएएस रामलुभाया की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, जिसे कानून का मसौदा तैयार करने का जिम्मा दिया गया। कमेटी ने कई बैठकें की, कानून का मसौदा तैयार किया और मुख्यमंत्री को रिपोर्ट भी सौंप दी, लेकिन जवाबदेही कानून नहीं आया। आखिर ये कानून लागू होने से आपका क्या फायदा होगा, समझिए। शिकायतों का निवारण 15 दिन के भीतर करना होगा। शिकायतकर्ता को इसकी सूचना तय समय में देनी होगी। अगर समय पर शिकायत का निस्तारण नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इस कानून के तहत पंचायत स्तर पर भी सुनवाई होगी। सरकार प्रत्येक पंचायत पर सूचना और सहयोग केंद्र खोलेगी, जहां जनता अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगी। इसके तहत 25 विभागों की 220 सेवाएं दायरे में होंगी। ये तय किया जाएगा कि किसी व्यक्ति की फाइल क्यों रोकी गई, किसी की पेंशन बंद की गई तो उसका क्या आधार था। राज्य सरकार ने 12 फरवरी 2019 को बिल के ड्राफ्ट की प्रति प्रशासनिक सुधार विभाग की वेबसाइट पर डाल दी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते ये बिल कानून नहीं बन पाया। इसके बाद सरकार ने नए सिरे से सामाजिक जवाबदेही कानून का ड्राफ्ट तैयार किया। इसके लिए सेवानिवृत्त आईएएस रामलुभाया की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। कमेटी में सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे भी शामिल थे। अफसरशाही नौकरशाही लोग रोक रहे हैं, लेकिन हमारा मानना है कि ये तो एक राजनीतिक कमिटमेंट है, सरकार का कमिटमेंट था, मैनिफेस्टो में था, फिर बजट में अनाउंसमेंट हुआ, फिर कमेटी बनी, कमेटी में मैं भी मेंबर था। कमेटी ने सर्वसम्मति से अपना रिपोर्ट भी दे दिया, रामलुभाया साहब वाली कमेटी। अब उसके बाद भी पारित नहीं हो रहा है और इस समय कोरोना जैसे टाइम में जवाब किससे मांगो। तो जवाबदेही कानून होता तो लोगों को राहत भी मिलती, कहीं कोई कमी होती, यदि स्वास्थ्य की व्यवस्था में और चीज़ों में वो होगा, वो पूरे सरकार को चुस्त चलाने का बहुत बढ़िया तरीका है। निखिल डे का कहना है कि नौकरशाही की वजह से बिल कानून नहीं बन पा रहा। दरअसल अगर ये बिल कानून बन जाता है तो भ्रष्ट लापरवाह ब्यूरोक्रेट्स और कर्मचारियों पर नकेल कसी जा सकेगी। अब देखने वाली बात होगी कि गहलोत सरकार इस बिल को कब कानून में बदल पाती है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए प्रेम मीणा की रिपोर्ट। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविशील्ड के 2 डोज के बीच के अंतर में फिर बदलाव किया है, लेकिन यह बदलाव उन लोगों के लिए किया गया है जो किसी विशेष कारण से विदेश जा रहे हैं। विदेश जाने वालों को अब कम दिन के अंतराल पर 2 डोज दी जा सकेगी। कोरोना काल में उन लोगों का तनाव थोड़ा कम हो गया जिन्हें विदेश जाना है और कोविशील्ड के दूसरे डोज का इंतजार इसमें बाधा बन रहा है। अब विशेष परिस्थिति में विदेश जा रहे लोगों के लिए सरकार ने कोविशील्ड के 2 डोज के अंतर में बड़ा बदलाव कर दिया है।
विदेश जा रहे लोगों को दूसरे डोज के लिए 84 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। विशेष परिस्थिति में विदेश जा रहे लोग 28 दिन बाद भी दूसरा डोज लगवा सकते हैं। ये नई गाइडलाइन पढ़ाई, रोजगार या ओलंपिक टीम के हिस्से के तौर पर विदेश यात्रा करने वालों के लिए है। ये सुविधा 18 साल से ऊपर के उन लोगों के लिए है जो 31 अगस्त तक विदेश जाना चाहते हैं। केंद्र ने इसके लिए राज्यों को अधिकारी नियुक्त करने को कहा है जो पूरी व्यवस्था देखेंगे। कोविशील्ड के 2 डोज के अंतर में ये तीसरा बदलाव है। 22 मार्च को कोविशील्ड के 2 डोज का अंतर 4 से 6 हफ्ते से बढ़ाकर 6 से 8 हफ्ते किया गया था। फिर 13 मई को कोविशील्ड के 2 डोज का अंतर बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया। सामान्य स्थिति में कोविशील्ड के दूसरे डोज के लिए 84 दिन का इंतजार अब भी लागू है। बता दें कि कई देशों ने कोविशील्ड को मान्यता दी है और कई देश पूरी टीकाकरण के बाद ही वहां प्रवेश की अनुमति दे रहे हैं। ऐसे में सरकार के फैसले से उन सभी लोगों को राहत मिलेगी जो कोविशील्ड के दूसरे डोज का इंतजार कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। टोंक में वैक्सीनेशन को लेकर जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है। आज 55 केंद्रों पर युवाओं का वैक्सीनेशन हुआ। पहली बार एक दिन में रिकॉर्ड 14,226 वैक्सीन लगी। जिले के युवा काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। टीका केंद्र पर सुबह 9 बजे से पहले ही वो पहुंच रहे हैं। हालांकि भीड़ को व्यवस्थित करने को लेकर पुलिस ने इनसे लाइन लगवाई और उनकी बारी का इंतजार करवाया। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मैंने भी वैक्सीन लगवाई है और सभी लोगों से अपील करता हूं कि वह भी अपनी वैक्सीन लगवाएं और अपने आप को सुरक्षित करें, अपने परिवार को सुरक्षित करें। जो कोविड-19 की सभी को मिलना चाहिए, तो मैं आज टीका लगवा के बहुत खुश महसूस कर रहा हूं। बहुत अच्छा लग रहा है कि सभी युवाओं को लगाना चाहिए और आगे आकर हम देश के लिए अपना आत्मनिर्भर बढ़ाना चाहिए। हाँ, अच्छा लग रहा है वैक्सीन लगवा के। रिलीफ मिल रहा है कि चलो अपनी सेफ्टी है, बचाव है और सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा है कि सभी लोगों के लिए वैक्सीन लगवाना ज़रूरी भी है और लोगों की सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। मेरी बारी आने पर वैक्सीन लगवाऊंगा और सबसे यही कहूँगा कि सब अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। कोरोना टीकाकरण को लेकर पाक विस्थापित परिवार चिंतित थे क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। न्यूज़ 18 राजस्थान ने इसे प्रमुखता से उठाया। असर हुआ। नगर परिषद जैसलमेर क्षेत्र में किसान भवन में पाक विस्थापित परिवारों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला कलेक्टर आशीष मोदी और नगर परिषद सभापति हरिवल्लभ कल्ला ने व्यवस्थाओं का अवलोकन भी किया। राजस्थान प्रदेश के सभी प्रदेशवासियों को जो भी 18 साल की उम्र से ज़्यादा के हैं, उन सभी लोगों का टीकाकरण किया जाना है। ये टीकाकरण इसलिए आवश्यक है क्योंकि अभी जो हमने कोरोना की दूसरी वेव झेली है उसमें यह स्पष्ट रूप से निकल करके आया है कि जिन भी लोगों ने टीके की दोनों डोजेज लगा ली थी उन लोगों को कोरोना या तो नहीं हुआ और अगर हुआ भी है तो बहुत माइल्ड रूप में, बहुत हल्के रूप में हुआ है। का जो उनका फॉर्म है ये एक इशू था, काफी सेंसिटिव इशू था। कोर्ट की दहलीज पर भी ये पहुंचा कि जो पाक विस्थापित हैं उनके लिए क्या किया जाए क्योंकि उनके पास ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। इस मुद्दे को न्यूज़ 18 राजस्थान ने प्रमुखता से भी उठाया। असर भी हुआ है। आज जैसलमेर नगर परिषद क्षेत्र में किसान भवन में पाक विस्थापित परिवारों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया जहां पर इन्हें वैक्सीन लगाई गई। ये परिवार चिंतित थे, डरे हुए थे, कोरोना से दहशत में थे क्योंकि इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं था और ऐसे में इनकी चिंता वाजिब थी कि आखिर हम टीका कैसे लगवाएं और ख़ुद को कोरोना से सुरक्षित महसूस कर पाएं। हमने इस खबर को
न केवल प्रमुखता से उठाया, बार बार दिखाया, और अब ऐसे पाक विस्थापितों को टीका लगना शुरू हुआ है। डॉक्टर अशोक पनगड़िया के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया है। सीएम ने लिखा, डॉक्टर अशोक पनगड़िया ने एक उत्कृष्ट न्यूरोलॉजिस्ट के रूप में अपनी पहचान बनाई। चिकित्सा क्षेत्र में उनके अग्रणी कार्य से डॉक्टरों और शोधकर्ताओं की पीढ़ियों को लाभ होगा। उनके निधन से दुखी हूं। उनके परिवार तथा मित्रों के लिए संवेदनाएं। ओम शांति। फिलहाल इतना ही, मुझे दें इजाजत। नमस्कार। कोई भी